क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती। हर बार की तरह इस हफ्ते के शो को भी एक बुरे जोक से शुरुआत करते हैं। आप बताइए, जब क्रिप्टो करेंसी के सिक्के गिरते हैं तो किस तरीके की आवाज आती है? खनन खनन। और आज हम खनन की ही बात करने वाले हैं। एक बार फिर से माफी चाहूंगा इस बुरे जोक के लिए। मेरा नाम है अरुण सिंह, शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। और खनन खनन इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो एवेन्यूज हैं वो क्रिप्टो करेंसी ने खोल दिए हैं, और ऐसे में जरूरी है कि माइनिंग या खनन का भी फायदा बहुत सारे लोग उठाए, लेकिन इसमें जोखिम जो है वो भी उठाना पड़ सकता है। तो दोनों पहलुओं की हम बात जरूर करेंगे। माइनिंग होती कैसे है, एक माइनिंग फार्म दिखता कैसा है, वो भी आज हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत कर लेते हैं ये जानते हुए कि आखिरकार क्रिप्टो माइनिंग होती क्या है। देखिए, नए क्रिप्टो करेंसी को मिंट करना यानी नए कॉइन्स को सप्लाई में लेकर आना, इसे हम क्रिप्टो माइनिंग कहते हैं। अब इससे करेंसी चलन में आ जाती है। नए ट्रांजैक्शन की पुष्टि भी होती है, यानी ट्रांजैक्शन वैलिडेट भी माइनर्स करते हैं। हमें पता है ब्लॉकचेन जो है वो एक सार्वजनिक खाता बही है, यानी एक पब्लिक लेजर है। उसे सिक्योर रखने का भी एक तरीका है माइनिंग। लेकिन जो लोग माइन करते हैं, जो लोग ये काम करते हैं, यानी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना, नए कॉइन्स को मिंट करना, उन्हें बदले में रिवॉर्ड के तौर पर कॉइन्स ही मिलते हैं और यही उनकी कमाई है। इसके लिए चाहिए क्या क्या होता है? हार्डवेयर की बात हम कर रहे हैं यहां पर। तो सबसे पहले आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए होते हैं, मदरबोर्ड चाहिए होता है, सीपीयू रैम चाहिए होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग कंप्यूटिंग सिस्टम आपको इसके लिए चाहिए होता है। इसके अलावा राइजर, एक फ्रेम, एक पेन ड्राइव भी हो, तो इससे आपका जो पूरा रिग है वो क्रिएट हो जाता है। माइनिंग होती कैसे है? देखिए, वैलिडेशन होती है। इस पूरे प्रोसेस में हमने आपको बता दिया है, लेकिन ये वैलिडेशन किस तरीके से की जाती है? कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, वो करनी होती है। कुछ समस्याएं होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें सॉल्व करना होता है, और इसी के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है। अच्छा, वहीं क्योंकि ये सारी चीजें ब्लॉकचेन पर हो रही है, यहां पर डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, तो डबल स्पेंडिंग की भी दिक्कत आ सकती है। यानी एक ही जो कॉइन है, एक ही करेंसी, उसे दो बार स्पेंड ना किया जाए। इसीलिए वैलिडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए माइनिंग वहां पर एक अपना बड़ा रोल निभाती है, और माइनर्स ट्रांजैक्शन को ब्लॉक्स में बदलते हैं। फिलहाल अब हम अपने मेहमानों से बात करेंगे और उनसे भी कुछ सवाल पूछेंगे, जिससे ये चीजें जो है, ये कॉन्सेप्ट है, और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ दीपक धवानी है, क्रिप्टो माइनर है और यूट्यूबर भी हैं। इनकी कई वीडियोस आपने देखी होंगी माइनिंग के ऊपर। अजीत खुराना है, फाउंडर रिफ्लेक्सिकल। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अजीत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। तो माइनिंग हमने तो बेसिक बिल्कुल समझा दिया, आप अपने शब्दों में इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जो भी व्यक्ति अपने रिसोर्सेज, चाहे वो रिसोर्सेज आपके कॉइन होल्डिंग हो या कंप्यूटर हार्डवेयर और इलेक्ट्रिसिटी हो, नेटवर्क को देता है, उसे रिवॉर्ड मिलता है, जिसे कहते हैं माइनिंग। अगर वो अपने कॉइन्स होल्ड करता है तो उसे प्रूफ ऑफ स्टेक कहते हैं। अगर वो अपना हार्डवेयर और इलेक्ट्रिसिटी देता है तो उसे प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। हाँ, इन्होंने दो नई चीजें बता दी, पीओएस, पीओडब्ल्यू, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है समझनी। उसके अलावा प्री माइनिंग की भी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा है। अजीत जी, वो क्या है? देखिए, जब सामान्य निवेशक या सामान्य ग्राहक को कोई टोकन मुहैया ना हो, मगर कुछ गिने चुने लोगों को वो टोकन मिल जाता हो, इसे प्री माइनिंग कहते हैं। जैसे कि जब इथीरियम आया था, जो कि शायद विश्व का सबसे पहला प्री माइंड टोकन था, तो उस समय वो लोगों ने क्या किया था कि जो डेवलपर्स थे इथीरियम के, उनको पहले वो लोग ने टोकन दे दिए थे। आज भी ऐसा होता है कि यदि कोई टोकन आने वाला हो भविष्य में, तो पहले ही कुछ खास गिने चुने निवेशकों को इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के माध्यम से या किसी भी और माध्यम से, शायद एम्प्लॉइज को, शायद दोस्तों को, ये टोकन दे दिए जाते हैं। इसे प्री माइनिंग कहते हैं। जी दीपक, आप बताइए कि आप एक माइनर हैं और साथ ही साथ आप यूट्यूब पर माइनिंग के बारे में लोगों को शिक्षा भी देते हैं। अब कई लोगों का सवाल ये है या फिर चिंता ये है कि अब ज्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं रही, इसमें ज्यादा लाभ जो है वो नजर नहीं आता, क्योंकि होता यही है कि देखिए जो प्रॉब्लम्स है वो और कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं जैसे जैसे ब्लॉकचेन आगे बढ़ती है, लोग उसमें जुड़ते जाते हैं, तो ऐसे में ल्यूक्रेटिव ज्यादा नहीं रहता। क्या आप इससे अग्री करेंगे? यस, इन करंट सिचुएशन अभी के टाइम पे थोड़ा सा कम प्रॉफिटेबल है, लेकिन ये क्या रहता है, हमेशा ओवर द टाइम सेम हो जाता है। करंटली पिछले टाइम की तरह देखे तो हार्डवेयर का प्राइस ज्यादा था,
तो प्रॉफिट्स ज्यादा थे, अभी प्रॉफिट्स कम है तो सामने हार्डवेयर के प्राइसेस भी कम है। सो ऑल इन ऑल यू गेट द सेम रिटर्न्स। मेरे लैंग्वेज में मैं हमेशा ये बताऊं 5 to 10% इन्वेस्टमेंट का मिलता रहता है आज की तारीख में भी, वो आफ्टर पेइंग योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इट्स द सेम। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि समय के साथ हार्डवेयर का जो प्राइस है वो कम हो गया है, लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर टिप है जो आप देना चाहेंगे, जैसे कि कन्वेंशनल जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो उनकी माइनिंग के बजाय कोई और इमर्जिंग क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाया जाए, क्या आप इस विचारधारा से सहमत हैं? ऐसा कर सकते हैं, बट उसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है। एज आफ्टर बिटकॉइन इथेरियम इज द मोस्ट स्टेबल आफ्टर स्टेबल करेंसी। ऐसे यूएसडीटी ये सब तो बहुत ज्यादा टोटली स्टेबल है, लेकिन जो दूसरे न्यू करेंसीज है, क्रिप्टो करेंसी जो न्यू आती है, उनको माइन करने में रिस्क क्या है कि उनके प्राइजेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं ओवर द टाइम। मैंने पिछले टाइम में बहुत सारे अलग अलग हजारों कॉइन माइन किए, तो सपोज आज के दिन में उसका 10 रुपये प्राइस है तो दूसरे दिन कभी वो 5 रुपया हो जाता है, 2 रुपये। लेकिन इथेरियम के केस में क्या है, हमको गारंटी रहती है कि आज कम है तो फ्यूचर में वो बढ़ सकता है। लाइक सोना, अभी चाहे हमको पता है कि अगर वो कम हो रहा है तो हमको फ्यूचर में भरोसा है कि वो बढ़ेगा। जो दूसरे नए कॉइन्स है उसमें हमको इतना भरोसा नहीं। तो मेरा तो ये टिप रहता है कि भले अभी इथेरियम थोड़ा कम रहता है, लेकिन होल्डिंग इथेरियम कैन आपको फ्यूचर में अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है। अजीत जी, कोई जोखिम है इसमें या कोई ऐसा नोट ऑफ कॉशन है आप देना चाहते हैं दर्शकों को माइनिंग से जुड़ा हुआ? बहुत जरूरी, और खास करके जो अब जवाब मिला है जो कि सही जवाब था, उस संदर्भ में मैं कहूंगा कि यदि आप माइनर हैं तो आप एक प्रकार से फैक्ट्री चलाते हैं जहां आप टोकन मैन्युफैक्चर करते हैं, और यदि आप टोकन को माइन करने के बाद होल्ड कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टर बन गए, क्योंकि आप ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ेगी। यदि आपके पास ये दोनों हुनर है तो जरूर कीजिए, मगर यदि आप माइनिंग आपका हुनर है तो वही टोकन माइन कीजिए जो आप इमीडिएटली बेच दें, क्योंकि क्या पता आगे जाकर कुछ सालों तक कीमत गिरी रहे। और आपके प्रीवियस सवाल का भी जवाब दूंगा, यदि आपके पास कोई टेक्नोलॉजी की माइनिंग चल रही है, जैसे जीपीयू माइनिंग चल रही है जिससे आप इथेरियम माइन करते हैं फॉर एग्जांपल, वो जीपीयू माइनिंग से आप अन्य सैकड़ों टोकन माइन कर सकते हैं। तो आजकल, और जैसा कि हमारे दूसरे मेहमान जानते ही हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो हर समय चेक कर रहे होते हैं कि कौन सा कॉइन सबसे प्रॉफिटेबल है। और अगर आप बहुत जल्दी शिफ्ट ना करें, बल्कि थोड़ा सोच समझ के करें और इमीडिएटली बेचने के चाह से करें, तो आप वो सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अजीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सवाल जवाब। दर्शकों ने सवाल भेजे हैं, खासतौर पर इंस्टाग्राम पर जो हम स्टोरी अपलोड करते हैं उस पर बहुत सारे सवाल आते हैं क्रिप्टो रिलेटेड, और उनका जवाब देने के लिए दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, सबसे पहला सवाल, ये यूजर नेम है मिस्टर साइलेंट, इन्होंने पूछा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट जिसकी जरूरत है माइनिंग की शुरुआत करने के लिए, तो दीपक क्या कहेंगे आप? एज ऑफ हमेशा 40,000 मेरे हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो। एक ग्राफिक कार्ड जो कि आज की डेट में रफली अराउंड 30,000, एक लो बजट मदरबोर्ड जिसपे एक ग्राफिक कार्ड लग सकता है कम से अराउंड 3,000 रुपए के अराउंड है, सारे इक्विपमेंट्स आप जोड़ लोगे 40,000 के अराउंड आप एक माइनिंग का एक्सपीरियंस शुरू कर सकते हो। आप उससे रिवॉर्ड्स लेना शुरू कर सकते हो। हाँ, इट वोंट बी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा 40,000 का, लेकिन स्टार्टिंग इज सीखने के लिए बढ़िया है। अमीश सिन्हा पूछ रहे हैं कि जिस शख्स को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है क्या वो माइनिंग कर सकता है? बेसिक नॉलेज है, अगर आप एक कंप्यूटर असेंबल कर सकते हो तो हल्के से यूट्यूब वीडियो जो कि मेरे चैनल पे रहते हैं वो देख के आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन विदाउट गाइडेंस नहीं, थोड़ा मुश्किल होगा कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, वॉलेट को कैसे लिंक करना है, पूल कैसे सेटअप करना है, ये सारी चीज मैं अपने चैनल पे सिखाता ही रहता हूँ। अच्छा, कंवर इंदर पूछ रहे हैं क्या ये लीगल है और क्या मैं इंडिया में से कर सकता हूँ? करंटली जैसे कि अभी इस बजट फरवरी के बजट में आया था, ये ना लीगल है ना इलीगल है, लेकिन इस पे टैक्स है। सो इट इज नॉट एन इलीगल थिंग। अगर आप माइन कर रहे हो तो आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। इस पे करंटली लॉज आना बाकी है कि ये किस लॉ के अंदर फॉल करता है, बट इट इज नॉट इलीगल, इट इज लीगल। ओह, इट इज नॉट लीगल, नॉट इलीगल, पर आप कर सकते हो। हाँ, तो मतलब सही परिभाषा ये होगी कि इट इज नॉट इलीगल। ये एक सही एक लाइन में अगर जवाब हो इसका, तो वो यही होगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि बजट सेशन की आपने बात की, तो जब ये टैक्स की बात आई तो कहा गया कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में माइनिंग को नहीं गिना जाएगा, तो उससे क्या आपको प्रभाव पड़ा या फिर बुरा प्रभाव पड़ा? ये इसके पहले जिनके पहले सेटअप्स थे उन को तो ठीक, लेकिन टैक्स के बाद जो सेटअप लगाएंगे उसका अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं गिना जाएगा तो उनका आरओआई यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके ऊपर अभी भी मेरे ख्याल से 100% लॉस आना अभी तक मेरे ख्याल से चेंजेस होंगे कि थोड़े कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होने चाहिए। जो हम लोग हार्डवेयर खरीदते हैं
उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन काउंट होना चाहिए, बट दैट इज अनदर थिंग कि कब आता है या क्या। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सभी सवालों का जवाब भी देने के लिए। और ये माइनिंग होती क्या है, इसके अच्छे और बुरे जो साइड है उससे हमने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन माइनिंग फार्म जहां पर एक्चुअली माइनिंग होती है वो दिखता कैसे है, वो जगह के अंदर भी हम आपको लेकर चलते हैं। रोहतक में हमने न्यू एज सॉफ्ट सॉल जो है उसे विजिट किया और आपके लिए ये खास पेशकश जो है वो तैयार की। देखिए, सोने और हीरो की खनन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा शायद, लेकिन ज़माना बदल रहा है। अब एक्सट्रैक्शन जो हो रहा है, जो माइनिंग हो रही है, वो क्रिप्टो की भी हो रही है और वहाँ पर आपको बहुत सारा धूल मिट्टी नज़र नहीं आएगी, वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की मशीनें नज़र आएंगी। इस वक्त हम एक माइनिंग फार्म में हैं। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेटा सेंटर है रोहतक में, जो पालिका बाजार है उसके पास एक हुडा कॉम्प्लेक्स मार्केट है, वहीं पर ये स्थित है। और किस तरीके से यहाँ माइनिंग होती है उसी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। और ये मशीनें हैं क्या, करती क्या हैं, वो भी आपको बताएंगे। हमारे साथ इस जगह को जो ओन करते हैं प्रदीप नरवाल जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ हो क्या रहा है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर ये एक डाटा सेंटर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि सभी को दो ही चीज़ें पता हैं, या तो ब्लॉकचेन का नाम सुना है सभी ने, या फिर क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना है। इन दोनों के बीच में जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर है, क्योंकि जो ब्लॉकचेन है वो एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर अलग अलग एल्गोरिथम्स रन कर रहे हैं। उनको रन करने के लिए कहीं ना कहीं तो एक कंप्यूटेशन पावर, प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज की जगह चाहिए। वो पूरे की पूरी हमने यहाँ पे डेवलप की है। देखिए, ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर है, ब्लॉक्स होते हैं उसमें, और वो उन ब्लॉक्स पर ट्रांजैक्शन होती है उन्हें वैलिडेट करते हैं माइनर्स। वो कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स जितने भी एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व कर लेकिन उन्हें सॉल्व करने के लिए भारी मशीनरी की ज़रूरत होती है। क्या क्या हार्डवेयर ज़रूरी है माइनिंग के लिए? माइनिंग के लिए ये डिपेंड भी करता है कि हम किस ब्लॉकचेन के लिए काम कर रहे हैं। मान लीजिए हम बिटकॉइन के लिए माइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर मैं 2009 की बात करूं तो सिर्फ एक कंप्यूटर के अंदर जो छोटा सा प्रोसेसर होता है CPU, वो भी कैपेबल था। उसके बाद हमारे पास GPUs आए, फिर ASIC माइनर्स आए, बीच में FPGA भी थे, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, वो भी आए। लेकिन आज के दिन उसकी जो माइनिंग है वो सिर्फ ASIC माइनर से ही की जा सकती है, वो भी बहुत लेटेस्ट और हैवी पावर कंजप्शन के साथ। अब हमारे पास जो है, हम लोग इथेरियम की ब्लॉकचेन को, रेव की ब्लॉकचेन को, एर्गो की ब्लॉकचेन को, इसके अलावा हमने हीलियम, प्लैनेट वॉच, इन ब्लॉकचेन्स के लिए भी हम डिफरेंट हार्डवेयर्स यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँ सबसे पहले, तो ये एक बेसिक एलिमेंट है मदरबोर्ड। हर किसी कंप्यूटर में रहता है मदरबोर्ड, लेकिन ये स्पेशली डिज़ाइंड मदरबोर्ड है। इसके ऊपर हम उसके अंदर जो PCI स्लॉट होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए, वो सिर्फ 1 या 2 होते हैं। ये स्पेशली डिज़ाइंड है, तो इस पर 12 तक हम ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं। इन ग्राफिक्स कार्ड को पावर सप्लाई से कनेक्ट किया गया है जिससे ये चल सके। और उसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उस ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने हार्ड डिस्क के थ्रू या पेन ड्राइव के थ्रू डाला है इसके अंदर, जिससे ये उस ब्लॉकचेन पे कनेक्ट हो जाएगा। और उसकी कनेक्टिविटी हमने इंटरनेट के थ्रू इसको दी है। अगर मैं आपको यूँ समझाना चाहूँ कि ये सारा सिस्टम एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। तो ये एक सुपर कंप्यूटर आपके सामने है। और वहीं ब्लॉकचेन जब शुरू होती है तो ऑफकोर्स जो एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम्स जिनकी हम बात करते हैं वो ईजी होती हैं, तो उसके लिए कम पावर वाले सिस्टम जो है वो भी चल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ती हैं, लोग उसमें ज़्यादा जुड़ते जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो भी बड़ी होती जाती हैं। उन्हें सॉल्व करने के लिए बड़े कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है। मोनू इनके पार्टनर हैं, वो भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोनू नागर। अब गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, वो इसलिए बिकॉज ये हैवी मशीन्स हैं, बहुत हीट प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन ये बहुत बिजली भी खाती हैं। अगर आप बता पाए कि कितनी बिजली ये खाती होंगी, कितना बिल आ जाता है? सर लगभग 35,000 यूनिट जो है पर मंथ हमारी कंजप्शन है, और अराउंड 280 और 3 lakhs तक हमारा पर मंथ जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। अच्छा, तो देखिए लगभग 3 लाख रुपए का बिल जो है वो इन्हें आ जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने होते हैं जब भी आप माइनिंग की शुरुआत करते हैं, कि जैसे जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पर बिजली के रेट जो हैं वो क्या है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसे में बहुत सारे यंगस्टर्स देख रहे होंगे जो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं, माइनिंग करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे, कैसे वो शुरू कर सकते हैं? सर एक्चुअली क्रिप्टो माइनिंग में एंट्री करने के लिए एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है किसी भी कैंडिडेट के लिए। तो अगर उसको बेसिक नॉलेज है तो श्योर वो बिल्कुल अपना घर से ही एक माइनिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी कंपनी का क्या नाम है?
न्यू एज सॉफ्ट सोल प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको मालूम है अब आपको कहाँ कांटेक्ट करना है अगर आप कुछ सर्विसेज वैसी ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद से भी माइनिंग कर रहे हैं और ये सब खर्चे होंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या वो आपके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं। ये तो नहीं कि आप जितनी कमाई होगी उससे ज़्यादा खर्चे कर बैठेंगे इन सिस्टम्स पर या फिर बिजली के खर्च पर। तो क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं, इसकी बात भी हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए कॉफ़ी एंड क्रिप्टो। वाह वाह वाह, ये हवा ली जा रही है, लेकिन ये हवा जो है वो मुफ्त की नहीं है, इसकी एक कीमत है। जितने ये देख रहे हैं आप, ये GPUs हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, इनकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए की होगी। तो इस हवा की कीमत काफ़ी ऊंची है और आज हमारा मोटिव यही था कि आपको क्रिप्टो माइनिंग की जो दुनिया है उसके थोड़ा और करीब लेकर जाएं। ये क्रिप्टो माइनिंग फार्म है पूरा जो आप पीछे देख रहे हैं। मेरा नाम है अरुण सिंह, कॉफी एंड क्रिप्टो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमने बताया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है, मदरबोर्ड है, GPU है, लेकिन इन सारी जो मशीन्स हैं इनका एक कंट्रोल यूनिट भी है। और क्योंकि ये अपनी जो सर्विसेज हैं और बहुत सारे क्लाइंट जो हैं उनको भी ऑफ़र करते हैं, तो उनकी सारी डिटेल्स, उनकी सारी मॉनिटरिंग यहाँ इस कंट्रोल यूनिट में रहती है, जहाँ पर टेम्परेचर जो हैं वो भी मेंटेन रहे, इसकी कोशिश यहाँ पर की जाती है। इंजीनियर्स हैं 24 आवर्स यहाँ रहते हैं, वो शिफ्ट बेस पर काम करते हैं और यहाँ जितनी भी मॉनिटरिंग है वो चलती रहती है। प्रदीप और मोनू से इससे पहले हमने बातचीत की थी और हम बात कर रहे थे कि क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं माइनिंग। आप तो देखिए और बहुत सारी सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट्स को। जो घर पर माइनिंग की शुरुआत करेगा उसके लिए क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं, और अगर उसे प्रॉफिटेबल बनाना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला कि उसने जो हार्डवेयर है वो किस प्राइस में बाई किया है। दूसरा, आज के दिन डिफ़िकल्टी ऑफ नेटवर्क कितनी है, अगर मैं इथेरियम की बात करूं। तीसरा कि प्राइस कितना है ना। अगर मैं 2 साल पहले की बात, 1.5 साल पहले की बात करता हूं, उस टाइम इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई पर था और प्राइस नियर अबाउट 3,98,000 था 1 इथेरियम के लिए। लेकिन उस टाइम पे ग्राफिक्स कार्ड जो थे, सेमीकंडक्टर की जो मार्केट में शॉर्टेज थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने MRP से 2 टाइम्स ज़्यादा महंगे मिल रहे थे। अगर मैं आज की बात करूं तो आज जो हार्डवेयर है वो ऑलमोस्ट MRP पे मार्केट में अवेलेबल है। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम ही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आया है। जो तीसरा फैक्टर था प्राइस, हाँ, अभी प्राइस है कम है तो उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि ये लुक्रेटिव नहीं है। इट्स ऑलवेज लुक्रेटिव। बट वुड यू से कि जो बिटकॉइन है वो लुक्रेटिव नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसके लिए आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट और हार्डवेयर है वो बहुत ज़्यादा है। उसको मैं एक टेक्निकल एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि आपने 2 लाख रुपए का एक एसिक माइनर बाई किया, वो भी 3 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, और आपने एक 15 लाख रुपए का एसिक माइनर लिया, वो 4 किलोवाट कंज्यूम करेगा। लेकिन जो 15 लाख का आपने बाई किया है उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। लेकिन जो आपने 2 लाख रुपए का बाई किया उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा वो आपकी अर्निंग से कहीं ज़्यादा होगा। तो दैट्स नॉट वाली बात जो हम पहले भी कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होगी उतना ज़्यादा हैवी मशीनरी चाहिए होगी और उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट भी होगी। तो वो आपको डिसाइड करना होगा कि किस चीज़ की आप माइनिंग करना चाहते हैं और वो सारी चीज़ें प्योरली टेक्निकल। वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, वो 4 वेरिएबल्स एक साथ आपको डिसाइड करने होंगे कि आप कहाँ कितना इन्वेस्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, कितना लेटेस्ट मॉडल चूज़ करेंगे, पावर कंजप्शन कितनी कम होगी। और अगर आप सोलर के साथ इसको कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो नियर अबाउट 1 मेगावाट का एक सोलर प्लांट प्लान कर रहे हैं, ताकि हम अगले 25-26 साल तक अगर ब्लॉकचेन डाटा सेंटर रन करना चाहते हैं तो हमें जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, हमारी जो मेजर कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की, वो हमेशा के लिए ही ज़ीरो हो जाए। ओके। तो वहीं अभी जो इस साल का बजट जब आया था तो उसमें ये बात हुई कि 30% का टैक्स लगेगा प्रॉफिट के ऊपर। वहीं उन्होंने कहा कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें उसे आप एज डिडक्शन नहीं शो कर सकते। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी माइनिंग, तो उससे थोड़ा सा जो माइन करते हैं लोग उन्हें थोड़ा पिंच हुआ या नहीं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग बाय लक कुछ एक्वायर नहीं कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी हम लोग अगर बात करें कि एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स की, कि हमने इसको एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए बिज़नेस लॉन्ग टर्म के लिए पुट किया है, और हम लोग बहुत पॉजिटिव इसको लेके, गवर्नमेंट जो रूल्स में धीरे धीरे अपग्रेडेशंस कर रही है या रूल्स के ऊपर काम कर रही है, तो वो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जैसा है वैसा ही हमारे यहाँ भी होगा कि इसमें जो कॉस्ट है, जो एक्वाइजेशन जो कॉस्ट थी वो रिड्यूस होगी, और इसके ऊपर टैक्सेस जो हैं वो डायरेक्ट 30 ना होके कहीं ना कहीं कुछ कम होंगे। और उस टाइम के लिए हमने जो हमारे पर्सनल जो होल्डिंग्स हैं वो हमने होल्ड किए हैं, ताकि हम वास्तव में ही जो एसेट्स का बेनिफिट आता है 10 टाइम्स 20 टाइम्स वो हम ले पाएँ, और इतना बेनिफिट होगा तो शायद किसी को पे करने में भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, देखिए यूजुअली बिजनेसेस में जो आपके खर्चे होते हैं उन्हें आप एज डिडक्शन शो कर सकते हैं, पर इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं आप कर सकते, ऐसा सरकार ने कहा था। लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी है कि लंबे समय के लिए जो एसेट्स कमाएंगे माइनिंग से उसे होल्ड करेंगे, और उसके बाद ओवर द ईयर्स जो है और आगे जाके हालात भी सुधरेंगे, ऐसा भी हमारी उम्मीद है। वहीं मोनू इनके पार्टनर है। मोनू, आप बताइए कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। आखिरी में मैं इस सेगमेंट को ख़त्म करना चाहता हूँ ये जानते हुए कि टेम्परेचर कैसे रेगुलेट हो रहा है यहाँ पर? एक्चुअली हमारे जो डाटा सेंटर की कैपेसिटी है वो 15 गीगा हैश की है, 14 से 15 गीगा हैश। तो टेम्परेचर एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसके लिए हमने डक्ट सिस्टम जो है वो लगवाया है। लगभग 8 हॉर्स पावर की जो मोटर है वो आउटसाइड इस रूम के है। मैकेनिज़्म क्या है कि गर्म हवा को ये सक करता है और बाहर इजेक्ट कर देता है। दूसरी डक्ट से हमने जो है ठंडी हवा को नीचे की तरफ प्रेशराइज करके इजेक्ट किया है। ओके, तो ये एक सिंपल सा फंडा जो है वो इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है, और जैसे इन्होंने हमें पहले बताया 3 लाख रुपए की कंजम्पशन हो जाती है, मतलब बिल जो है वो 3 लाख रुपए का लगभग आ जाता है। 300 से ज़्यादा GPU यहाँ पर लगे हुए हैं, ना केवल माइनिंग करते हैं, उसके अलावा और बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं जो ये अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं। रोहतक के पालिका बाज़ार के पास ही हुड्डा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर ये स्थित है। बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया है माइनिंग की, और कई चुनौतियां भी यहाँ पर हैं और कई अवसर जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो अब आपको बहुत सारे वेरिएबल्स को कंसिडर करते हुए इसमें एंटर करना है, और उसके बाद अपनी क्रिप्टो की दुनिया को आप शानदार और चमकता हुआ भी बना सकते हैं। इसी के साथ ही फिलहाल ये शो यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन हर शुक्रवार को शाम 7 बजे NDTV इंडिया पर मेरे यानी अरुण सिंह के साथ आप देख सकते हैं कॉफ़ी एंड क्रिप्टो। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से अलविदा। क्रिप्टो उत्पाद और NFT किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती।